नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत अभिनंदन है। जल्दी से जुड़ जाए क्लास के साथ। आज अपन बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे और काफ़ी दिनों बाद मैं आप सभी के सामने वापस लाइव आया हूं। तो आप सभी एक बार क्लास को दबा के शेयर कर दीजिए ताकि अपन जल्दी क्लास को शुरू कर पाएँ। देखिए, आज हम पढ़ने वाले हैं राजस्थान का एकीकरण और बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, बहुत ही शानदार टॉपिक है। तो आज हम इसकी चर्चा करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आप सबके प्यार और विश्वास से हम बहुत ही करीब हैं 1000 सब्सक्राइबर के। तो आप सभी का सपोर्ट, विश्वास इसी तरह बना रहे। और मैं तो यही कहूँगा कि जब 1000 सब्सक्राइबर पूरे हो जाएंगे उसके बाद आपको हर सब्जेक्ट यहाँ से कंटिन्यू क्लासें बराबर मिलती रहेगी। अभी भी आज जो शुरुआत कर रहे हैं इस एकीकरण को अपन पूरी शिद्दत के साथ पढ़ेंगे, पूरी ईमानदारी से पढ़ेंगे और बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से हम पढ़ने वाले हैं। तो आज हम पढ़ेंगे साथियों, वो है राजस्थान का एकीकरण। राजस्थान का एकीकरण देखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, बड़ा परेशान करने वाला टॉपिक होता है और इस टॉपिक से एग्जामिनर को बड़ा प्रेम होता है। एग्जामिनर यहाँ से कहीं ना कहीं प्रश्न बना ही लेता है। तो आज हम चर्चा जो करेंगे वो सिर्फ और सिर्फ एकीकरण के संबंध में करेंगे। तो एक बार क्लास को शेयर कर दीजिए जल्दी से। देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि एक्चुअल में एकीकरण हुआ क्यों है। तो एकीकरण के बारे में अगर आपसे कभी पूछा जाए कि राजस्थान के एकीकरण के बारे में आप क्या जानते हैं, तो याद रखना कि राजस्थान के अंदर हम बात करते हैं पूरे संपूर्ण भारत की। उस समय हुआ क्या था कि संपूर्ण भारत के अंदर 565 रियासतें थी और 565 रियासतों को एक करने का जब हमारा देश आजाद हुआ था, उस समय जो हमारे बड़े लीडर थे, बड़े नेता थे, उनके सामने एक कंडीशन थी कि किस प्रकार से हमारे इस देश को एक किया जाए, क्योंकि 565 रियासतें, उनको एक कर पाना बड़ा ही कठिन कार्य था। लेकिन फिर भी उनके अथक प्रयासों से क्या हुआ, हमारे भारत का एकीकरण हुआ और भारत के एकीकरण में हम राजस्थान का एकीकरण भी हमें पढ़ना पड़ता है। तो यहां से हम बात करते हैं, सबसे पहला एक अधिनियम हुआ था कि स्वतंत्रता के बाद एक अधिनियम बनाया गया जिसका नाम था भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947। देखिए, भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 की हम बात करेंगे। भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947, स्वतंत्रता अधिनियम 1947। देखिए, ये 1947 जब हमारे देश, हमारा 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ था, उसके बाद में ये 1947 में ही एक अधिनियम बनाया गया और इस अधिनियम की एक धारा थी, उस धारा का नाम था धारा 8 के अनुसार। धारा 8 के अनुसार ये जो धारा 8 बनाई गई, ये धारा 8 कहती थी कि भाई साहब, अगर आप केंद्र शासित प्रदेश हो या फिर आप एक रियासत हो, अगर दोनों ही हो तो आपके सामने 3 कंडीशन रखी गई है। अगर आप एक रियासत हो, अगर आप केंद्र शासित प्रदेश हो, तो इस धारा 8 के अनुसार क्या रखी गई, 3 टर्म रखी गई। या तो आप भारत में मिल सकते हो, या आप पाकिस्तान में जा सकते हो, या फिर या आप अपने आप को स्वतंत्र रख सकते हो। ये 3 चीजें इनके सामने प्रस्तुत की गई थी। देखिए, धारा 8 के अनुसार क्या हुआ, इसके अनुसार रियासत या रियासतें व केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश अपने आप को शामिल कर सकते हैं, शामिल कर सकते हैं। अब शामिल कहां कर सकते हैं, इसके बारे में इंपोर्टेंट है। शामिल कर सकते हैं, 3 टर्म रखी गई इनके पास। कितनी? 3 टर्म। और 3 टर्म में क्या था कि पहली जो कंडीशन थी वो थी या तो आप भारत में मिल सकते हो, या फिर आप पाकिस्तान में मिल सकते हो, या फिर आप अपने आप को स्वतंत्र रख सकते हो। तीसरी कंडीशन थी स्वतंत्र रह सकते हो। ये 3 पॉलिसी इनके सामने ली गई थी
और बड़ा ही महत्वपूर्ण ये सिलसिला चला था और काफी लंबे समय तक इस सिलसिले के बारे में चर्चा हुई थी और उसके बाद इस पूरे इस घटनाक्रम को अंजाम दिया गया था। तो हमारे बहुत ही महत्वपूर्ण लीडर हुए हैं जिसको हम सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम से जानते हैं। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को एकीकरण कराने के लिए सबसे ज्यादा श्रेय दिया जाता है, क्योंकि उन्हीं के अथक प्रयासों से, उन्हीं के नियंत्रण किए गए प्रयास से हमारे भारत के अंदर 565 रियासतें थी, उनमें से 562 रियासतों का उनके अथक प्रयासों से क्या हुआ था, विलय हुआ था। 3 रियासतें उस समय नहीं मिली थी, एक तो आपकी हैदराबाद थी, जम्मू कश्मीर थी और जूनागढ़, 3 उस समय नहीं मिल पाई, ये कारण रहा। अब यहां पर देखिए मैंने क्या बताया आपको कि हम राजस्थान का एकीकरण पढ़ रहे हैं और राजस्थान के एकीकरण में जब बात करते हैं अपन भारत स्वतंत्रता अधिनियम की, तो हमारा जो देश आजाद हुआ था वो याद रखना है कि भारत आजाद कब हुआ, भारत आजाद हुआ था 15 अगस्त 1947 को, 15 अगस्त 1947। और इसी समय एक अधिनियम बना दिया गया था, वो था भारत स्वतंत्रता अधिनियम, और इसकी एक धारा थी, उस धारा का नाम था धारा 8 के अनुसार रियासतें व केंद्र शासित प्रदेश अपने आप को शामिल कर सकते हैं। 3 टर्म रखी गई, 3 शर्तें रखी गई उनके सामने, और वो शर्तें क्या थी, या तो आप भारत में मिल सकते हो, या आप पाकिस्तान में जा सकते हो, या फिर आप अपने आप को स्वतंत्र रख सकते हो। ये 3 चीजें इनके सामने प्रस्तुत की गई थी। अब इसके बाद चलते अपन आगे, एक सचिवालय का गठन किया गया और इस सचिवालय के बारे में हम पढ़ेंगे। रियासती सचिवालय का गठन किया गया, ये तो यहां से हम समझ गए रियासती सचिवालय का क्या किया गया, गठन किया गया। रियासती सचिवालय का गठन, सचिवालय का गठन, क्योंकि ये एक ऐसा सचिवालय था जो कि रियासतों को क्या करेगा, एक करने के लिए कार्य करेगा। और इसका जो गठन हुआ है उसके बारे में भी एग्जामिनर कभी कभी आपसे पूछता है कि रियासती सचिवालय का गठन किसने किया, इसके अध्यक्ष कौन थे, इनके संस्थापक कौन थे, यहां से बड़े ही महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है जी, एक बार क्लास को शेयर कर दीजिए ताकि अपन आगे की बात शुरू कर पाए। देखिए हम बात कर रहे हैं रियासती सचिवालय का जो गठन हुआ है, ये देखिएगा इसका गठन कब हुआ, तो इसका गठन हुआ है 15 जुलाई को, 15 जुलाई 1947, 15 जुलाई 1947 को इसका गठन हुआ। इसके जो संस्थापक थे वो कौन थे, तो याद रखिएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल है, संस्थापक है इसके सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल, वल्लभ भाई पटेल। इनके जो अध्यक्ष बनाए गए थे वो अध्यक्ष कौन थे, तो वीपी मेनन, इसके अध्यक्ष थे वीपी मेनन। देखिए अभी तक किसी का कमेंट नहीं आया, कमेंट करके अपनी उपस्थिति तो दर्ज करवाएं, उपस्थिति तो दर्ज करवाएं। ये सचिव थे और अध्यक्ष इसमें कौन थे, तो अध्यक्ष ही आपके कौन हो जाएंगे, सरदार वल्लभ भाई पटेल। अध्यक्ष भी थे इसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल। संस्थापक और अध्यक्ष यही थे, जबकि सचिव किसे बनाया गया था, तो वीपी मेनन को बनाया गया था। कमेंट करके अपनी उपस्थिति दर्ज करवाएं, कृपया करके कमेंट करें। क्लास अच्छी चल रही है, आवाज बराबर आ रही है, इसके बारे में आप मुझे कमेंट करके जल्दी से बताएं। चले, इसकी शर्त क्या रखी गई, इसकी शर्त थी, वो शर्त थी कि वही रियासतें स्वतंत्र रह सकती हैं जिसकी या तो आय जो है वो 1 करोड़ हो या फिर 10 लाख से अबव उनकी क्या हो, जनसंख्या हो। तो देखिएगा शर्त थी
वही रियासतें स्वतंत्र रह सकती हैं, वही रियासतें स्वतंत्र रह सकती हैं, स्वतंत्र रह सकती हैं जिसकी जनसंख्या 10 लाख से अधिक हो और आय उसकी 1 करोड़ से अधिक हो। जनसंख्या 10 लाख से अधिक हो, 10 लाख से अधिक हो। और दूसरी कंडीशन थी कि आय उनकी क्या हो, 1 करोड़ से अधिक हो, आय 1 करोड़ से अधिक हो, 1 करोड़ से अधिक हो। अब ये दो शर्तें रख दी गई थी इस सचिवालय के द्वारा, और जब ये रियासतें बन रही थी उस समय की बड़ी महत्वपूर्ण घटना हुई है, ये अपने को याद रखना है। क्या हुआ कि रियासती सचिवालय का गठन कब हुआ? 15 जुलाई 1947 को। किसने किया? सरदार वल्लभ भाई पटेल। अध्यक्ष किसे बनाया गया? सरदार वल्लभ भाई पटेल। सचिव किसे बनाया गया है? वीपी मेनन को। अध्यक्षता किसने करी? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने करी है। और इसकी शर्त क्या रखी गई? तो शर्तें ये थी कि वही रियासतें स्वतंत्र रह सकती हैं जिसकी जनसंख्या या तो 10 लाख हो या फिर उनकी आय जो वो 1 करोड़ हो। अब ऐसी 4 रियासतें थी जो कि इस टर्म को पूरा कर रही थी, ऐसी 4 ही रियासतें थी जो कि इस टर्म को पूरा कर रही थी। उन 4 रियासतों के बारे में हम देखने वाले हैं। अब कौन कौन सी रियासतें थी? तो याद रखना 4 रियासतें इस शर्त को पूरा कर रही थी, 4 रियासतें राजस्थान में इस शर्त को पूरा कर रही थी। चार रियासतें इस शर्त को पूरा कर रही थी, यानी 4 ही रियासतें थी जिसकी जनसंख्या 10 लाख से अबाउ थी और जिनकी आय जो है वो क्या थी? 1 करोड़ से अधिक थी। इसमें हम देखते हैं उदयपुर, जयपुर, जोधपुर और बीकानेर, ये 4 प्रमुख रियासतें थी जो कि जनसंख्या में भी बड़ी थी और आय में भी बड़ी थी। जयपुर, जोधपुर, उदयपुर और बीकानेर, इनकी आय भी 1 करोड़ से अधिक थी और इनकी जनसंख्या भी 10 लाख से अधिक थी। 4 रियासतें बड़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि राजस्थान का जब एकीकरण हुआ था उस समय जो टर्म यानी सचिवालय की जो शर्तें थी उसको पूरी करने वाली रियासतें कितनी थी? तो ओनली और ओनली, केवल और केवल 4 रियासतें थी जो कि बड़ी ही इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, ये बात याद रखिएगा। इसके बाद चलते हैं, एकीकरण का जो श्रेय दिया जाता है वो सबसे महत्वपूर्ण श्रेय दिया जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल को। राजस्थान में एकीकरण का श्रेय, राजस्थान के एकीकरण का श्रेय ये दिया जाता है आपके किसको? सरदार वल्लभ भाई पटेल को दिया जाता है। उन्होंने ही बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी हमारे राजस्थान को एक करने में। राजस्थान तो क्या पूरे भारत में ही सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करी थी और पूरे के पूरे इस भारतवर्ष को उस एक विकराल जो क्रांति हुई थी, विकराल जो स्वरूप था हमारे देश का विभाजन, उस विभाजन के कारण हमारे देश के 2 टुकड़े हुए थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने हमारे देश के साथ में इस प्रकार से व्यवहार किया था कि उन्हें देश के टुकड़े करना मंजूर था, लेकिन वो प्रधानमंत्री की चेयर नहीं छोड़ना चाहते थे। उन्हीं की वजह से आज एक देश, एक हमारा अंग जो हमसे अलग हुआ है वो है पाकिस्तान। अगर उस समय कोई मनाने वाले होते हैं और उस समय कोई सही नेतृत्व करने वाले होते हैं
तो शायद आज पाकिस्तान जो सीमा है, पाकिस्तान जो एक हिस्सा है, वो हमारे भारत का हिस्सा होता और हम विभाजन की उस दुखद घटना से नहीं गुजरे होते। जब विभाजन भारत का हुआ था उसमें काफी सारे लोग पाकिस्तान से इधर आए थे और इधर के उधर गए थे, और उसमें लाखों लोगों की जानें गई थी, ट्रेनें जला दी गई थी, बहुत सारे कांड हुए थे। जब लोग रात में सो रहे थे उस समय हमारे देश का आजादी की घोषणा की गई थी 15 अगस्त 1947 को रात की 12 बजे की सुबह भारत और पाकिस्तान अलग अलग देश के रूप में जो है वो बना दिए जाएंगे, ऐसी घोषणा की गई थी। तो वो घोषणा हुई थी, कांग्रेस के बड़े ही कद्दावर नेता थे और भारत के प्रथम प्रधानमंत्री भी थे पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। आगे चलते हैं, देखिए अब हम बात करेंगे राजस्थान का जो एकीकरण हुआ है वो किस प्रकार से हुआ है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो राजस्थान का एकीकरण जो है वो याद रखिएगा 19 रियासतें, एक केंद्र शासित प्रदेश और 3 ठिकाने हुआ करते थे। राजस्थान का एकीकरण, इस समय जो राजस्थान की स्थिति थी वो एक्चुअल में थी 19 तो रियासतें थी और 3 ठिकाने थे। रियासतें थी अपने यहां पर 19, ठिकाने थे अपने यहां पर 3 और एक था केंद्र शासित प्रदेश। केंद्र शासित प्रदेश और वो था अजमेर। कौन था केंद्र शासित प्रदेश? था अजमेर, मेरवाड़ा। 1 नवंबर 1956 को अजमेर मेरवाड़ा को केंद्र शासित प्रदेश हटा करके राजस्थान का 26वां जिला बनाया गया था। यह भी अपने को विशेष ध्यान रखना है। यहां पर 19 रियासतें हम देखेंगे। 3 ठिकानों की अगर हम बात करें तो 3 ठिकानों में पहला था वो था आपका कुशलगढ़, सबसे बड़ा ठिकाना था कुशलगढ़। एक्चुअल में कुशलगढ़ था कहां पर? तो याद रखिएगा ये बांसवाड़ा में था। कहां पर था ये? बांसवाड़ा के अंदर था। फिर इसके बाद में आता है दूसरा है वो है लावा, और लावा कहां पर है? तो ये पहले जयपुर में था, अभी टोंक में। तीसरा है नीमराणा, नीमराणा ये याद रखिएगा पहले अलवर में था और अभी खेरतल तिजारा में। कहां पर है? खेरतल तिजारा, खेरथल तिजारा के अंदर है। बाकी पहले ये अलवर के अंदर आता था नीमराणा ठिकाना। तो ये 3 ठिकाने प्रमुख हुए हैं, बड़े महत्वपूर्ण हैं, बड़े ही शानदार हैं और काफी सारे यहां से प्रश्न भी पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो आप सभी को विशेष ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए इस एकीकरण के समय एक्चुअली मैं बता देना चाहता हूं आप सभी को, भारत में जो रियासतें थी वो कितनी थी, नोट करके लिख देता हूं मैं। भारत में कुल रियासतें थी 565। भारत में कुल 565 रियासत थी। भारत में कुल 565 रियासतें थी। उनमें से 562 रियासतों का एकीकरण हुआ। रियासतों का एकीकरण हुआ। अब आप कहोगे सर 3 रियासतें कौन सी बची है जिसका भारत के अंदर एकीकरण नहीं हुआ था? तो 3 जो रियासतें थी उन 3 रियासतों की हम बात करेंगे जो कि एकीकरण में शामिल नहीं हो पाई या उनका एकीकरण नहीं हुआ था। अब वो रियासतें कौन सी थी उसके बारे में हम देखना चाहेंगे। यहां से देखो मैं यहां पर लिख देता हूं, एक रियासत थी जिसका नाम था हैदराबाद। हैदराबाद, और हैदराबाद कहां पर है? तो याद रखिएगा ये आपके आंध्र प्रदेश में। दूसरी थी उसका नाम था जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर का भी विलय नहीं हुआ था।
और एक तीसरी थी, उसका नाम था जूनागढ़। जूनागढ़ कहां पर है? तो गुजरात में। इन तीनों रियासतों को छोड़ दिया जाए तो 565 में से 562 रियासतों का क्या हुआ था? एकीकरण भारत के समय विलय हुआ था। अब ये 3 छूट गई थी उस समय, लेकिन बाद में चलकर इनका भी क्या हो गया था? विलय हो गया था। ये बातें अपने को विशेष ध्यान रखनी है। इसके बाद आगे चलते हैं अपन और राजस्थान का देखते हैं अपन। कुछ रियासतों से संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। चलिए, उन्नीस रियासतें। ये सारी रियासतें मैं आपको आगे लिखवाऊंगा, लेकिन अभी मैं सिर्फ और सिर्फ इनसे महत्वपूर्ण जो फैक्ट हैं वो फैक्ट ही बताने वाला हूं मैं। देखिएगा, यहां पर एक प्रश्न पूछा जाता है, राजस्थान की सबसे प्राचीन रियासत कौन सी है? सबसे प्राचीनतम रियासत। उसका नाम आपको बताना है कि कौन सी रियासत सबसे प्राचीन थी। इसके बाद आप बताते जाना कमेंट करके। दूसरा हो जाएगा, राजस्थान की सबसे नवीनतम रियासत। सबसे नवीनतम रियासत कौन सी थी? रियासत सबसे नवीनतम भी बताना है, सबसे प्राचीन बताना है। राजस्थान की सबसे बड़ी रियासत कौन सी थी? सबसे बड़ी रियासत कौन सी थी? इसके बारे में भी आपको कमेंट करके बताना है। राजस्थान की सबसे छोटी रियासत कौन सी थी? इसके बारे में भी कमेंट करके बताना है। सबसे छोटी रियासत, छोटी रियासत। सबसे बड़ी और सबसे छोटी ये हो जाएगी आपकी किस में? तो याद रखना, ये है जनसंख्या में। किस में हो जाएगी? जनसंख्या में। वापस लिख देता हूं मैं यहां पर, राजस्थान की क्षेत्रफल की दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत कौन सी थी? दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत, सबसे बड़ी रियासत। और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटी रियासत कौन सी थी? उसके बारे में बताना है। सबसे छोटी रियासत। चलिए, यहां पर मैं लिख देता हूं। अभी तक किसी का कमेंट तो आया नहीं है, तो मेरे को ही लिखना पड़ेगा, सीधी सी बात है। ठीक है जी। चलिए, राजस्थान की सबसे प्राचीन रियासत है, उसका नाम है मेवाड़। कौन सी रियासत हो जाएगी? मेवाड़। राज्य की सबसे नवीनतम रियासत है, इसका नाम है झालावाड़। झालावाड़। और झालावाड़ रियासत जो बनी है, ये याद रखना, बनी थी 1838 में, और इसका जो संस्थापक था उसका नाम था मदन सिंह झाला। मदन सिंह झाला। राज्य की सबसे बड़ी रियासत जनसंख्या में देखे अपन तो जनसंख्या में सबसे बड़ी रियासत जयपुर थी। सबसे छोटी रियासत थी वो थी शाहपुरा। क्षेत्रफल में सबसे बड़ी रियासत थी, उसका नाम था जोधपुर। सबसे छोटी क्षेत्रफल में उसका नाम था शाहपुरा। यशराज, ठीक है जी। हाँ, यशराज सही बता रहा है, सबसे बड़ी मारवाड़। मारवाड़ जोधपुर लिख दिया मैंने, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखना, सबसे प्राचीन रियासत है उसका नाम है मेवाड़। राज्य की सबसे नवीनतम रियासत झालावाड़, मदन सिंह झाला था। राज्य की सबसे बड़ी रियासत जनसंख्या में जयपुर है, और राजस्थान की सबसे छोटी रियासत जनसंख्या में शाहपुरा है।
राजस्थान की क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत मारवाड़ या जोधपुर है, और सबसे छोटी रियासत वापस जनसंख्या क्षेत्रफल में कौन सी हो जाएगी? शाहपुरा हो जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले पूर्ण उत्तरदायी शासन की स्थापना करने वाली रियासत कौन सी थी? सबसे पहले पूर्ण उत्तरदायी सरकार, उत्तरदायी शासन की स्थापना करने वाली रियासत कौन सी थी? सबसे पहले पूर्ण उत्तरदायी शासन की स्थापना करने वाली रियासत, इस रियासत का नाम आता है वो है शाहपुरा। याद रखिएगा, शाहपुरा रियासत ने सबसे पहले अपने यहां पर पूर्ण उत्तरदायी सरकार की क्या करी थी? स्थापना करी है, और महत्वपूर्ण भी है, ये याद रखना है अपन ने। परमेश्वर जी बेरवा, नमस्ते सर, नमस्ते नमस्ते जी, आए आप, स्वागत है आपका। चलिए आगे बात करें अपन अब। सबसे ज्यादा जो तोपों की सलामी दी जाती थी एक्चुअली में, वो किस रियासत को दी जाती, इसके बारे में कमेंट करके बताएं। सबसे ज्यादा तोपों की सलामी किसे दी जाती थी, इसके बारे में कमेंट करके बताना है। देखिएगा, सबसे ज्यादा तोपों की सलामी दी जाती थी उदयपुर रियासत को। 19 तोपों की सलामी दी जाती थी। सर्वाधिक तोपों की सलामी उदयपुर रियासत को दी जाती थी। उदयपुर रियासत को दी जाती थी। और कितनी देते थे? तो याद रखना, 19 तोपों की सलामी दी जाती थी उदयपुर को। और आप सब कमेंट करोगे तो मैं आप सबको 20 तोपों की सलामी दूंगा। कितनी तोपों की सलामी थी? तो 19 तोपों की सलामी दी जाती थी उदयपुर को। तोपों की सलामी। ऐसी भी रियासतें थी जिन्हें तोपों की सलामी नहीं दी जाती थी, और वो रियासतें थी किशनगढ़ और शाहपुरा। तोपों की सलामी नहीं दी जाती थी, सलामी नहीं दी जाती थी, वह रियासतें थी। एक का नाम था किशनगढ़, और एक रियासत थी जिसका नाम था शाहपुरा। ये दोनों ही रियासतें ऐसी थी जिन्हें तोपों की सलामी नहीं दी जाती थी। किशनगढ़ और शाहपुरा, इन दोनों को तोपों की सलामी नहीं दी जाती थी। चलिए देखिए, हमने क्या पढ़ा। सबसे पहले हम बात कर रहे थे एकीकरण के बारे में, और एकीकरण टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पड़ता है, बहुत ही समझने वाला टॉपिक है। अगर आपने इसको कंप्लीट समझा है तो ये टॉपिक बहुत ही शानदार है और बहुत ही बढ़िया सा टॉपिक है। ज्यादा इसमें कोई याद रखने की आवश्यकता नहीं है, सिंपल से प्रश्न पूछे जाते हैं। एकीकरण के प्रमुख चरण कौन कौन से हैं, कौन प्रधानमंत्री रहा, कौन राज प्रमुख रहा, कौन उपराज प्रमुख रहा, सारी बातें यहां से हमें एग्जाम में पूछी जाती है। तो सिंपल से प्रश्न आते हैं तो अपने को घबराने की आवश्यकता नहीं है, आप पढ़ते रहिएगा, कंप्लीट आपको यहां से पूरा का पूरा याद करवा दिया जाएगा। चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं अपन। अब हम बात करते हैं कि राजस्थान में जब एकीकरण हुआ तो क्या क्या घटनाएं हुई थी एकीकरण के समय। तो ऐसी बहुत सारी घटनाएं जो हमें यह बताते हैं कि राजस्थान को एक करने में पसीना आ गया था उन राजाओं को, उन व्यक्तियों को पसीना आ गया था जिन व्यक्तियों ने हमारे राजस्थान को एक करने के लिए काफी सारे प्रयास किए थे। लेकिन फिर भी ये बात अलग सी है कि राजस्थान के अंदर राजा महाराजा जो थे बड़े ही अच्छे बोले वाले राजा थे, वो बहकावे में बहुत जल्दी आ जाते थे और बात बहुत जल्दी मान लेते थे। तो राजस्थान में 19 ही रियासतें थी और 19 को क्या हुआ है,
आराम से बिना किसी जाल जपट के, बिना किसी मेहनत के उनका एकीकरण हुआ था। अब हम बात करेंगे केंद्र शासित प्रदेश की। जो केंद्र शासित प्रदेश है हमारा अजमेर मेरवाड़ा। देखिए अजमेर मेरवाड़ा का अलावा भी हम भारत में केंद्र शासित प्रदेश की चर्चा करें तो भारत के अंदर दिल्ली, अजमेर, बलूचिस्तान और कुर्ग, ये चार प्रमुख क्या थे उस समय के केंद्र शासित प्रदेश हुआ करते थे। तो आगे चलते अपन केंद्र शासित प्रदेश के बारे में पढ़ते हैं थोड़ा सा। देखिए केंद्र शासित प्रदेश, राजस्थान में तो वैसे एक्चुअल में एक ही केंद्र शासित प्रदेश हुआ है और वो था अपना अजमेर मेरवाड़ा। राजस्थान की अगर हम चर्चा करें तो राजस्थान में था एक केंद्र शासित प्रदेश और उसका नाम था अजमेर मेरवाड़ा। क्या नाम था इसका? याद रखिएगा, अजमेर मेरवाड़ा के नाम से था, मेरवाड़ा। भारत की हम बात करें तो भारत में 4 केंद्र शासित प्रदेश थे। भारत में 4 केंद्र शासित प्रदेश थे। अब 4 कौन कौन से हैं उसके बारे में भी हमें पढ़ना है। अजमेर मेरवाड़ा, परमेश्वर जी बेरवा कह रहे हैं, ठीक है जी परमेश्वर जी। देखिएगा दिल्ली, बलूचिस्तान, अजमेर मेरवाड़ा और कुर्ग, ये 4 प्रमुख क्या थे? केंद्र शासित प्रदेश थे भारत के अंदर। कौन कौन से थे? तो पहला था, उसका नाम था दिल्ली। दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश था। दूसरा था आपका अजमेर मेरवाड़ा। तीसरा था बलूचिस्तान। बलूचिस्तान ये पाकिस्तान के अंदर है, याद रखिएगा अभी वर्तमान में। और चौथा है कुर्ग। कुर्ग कहां पर था? तो ये कर्नाटक में था, अभी भी कर्नाटक में ही है कुर्ग। इधर 4 प्रमुख केंद्र शासित प्रदेश जो उस समय एकीकरण के समय थे। और अपने राजस्थान का एक था, उसका नाम था अजमेर मेरवाड़ा। अजमेर मेरवाड़ा, वर्तमान अजमेर मेरवाड़ा। इस समय जो क्षेत्र आया करता था वो अजमेर के आसपास और दिवेर के आसपास का क्षेत्र इसमें शामिल था। ठीक है जी। इसके बाद हम आगे बात करते हैं कि अजमेर मेरवाड़ा की जब भी बात आती है तो उस समय आपको याद रखेगा कि अजमेर मेरवाड़ा में एक सभा हुआ करती थी जिसका नाम था धारा सभा। क्या नाम हुआ करता था? इसकी एक अलग विधान सभा हुआ करती थी जिसको हम धारा सभा के नाम से जानते थे। और धारा सभा के जो प्रथम प्रधानमंत्री बनाए गए थे वो हरिभाऊ उपाध्याय को बनाया गया था। तो याद रखिएगा इसकी अलग से विधानसभा थी। अलग क्या थी? इनकी विधानसभा थी, अलग से विधानसभा थी। और अलग से विधानसभा थी, उस विधानसभा का नाम था धारा सभा विधानसभा। इसका नाम था धारा सभा। याद रखिएगा कौन सा था? तो धारा सभा थी। बहुत ही महत्वपूर्ण है और यहां से एग्जामिनर के द्वारा यहां से प्रश्न पूछा जाता है कि अजमेर मेरवाड़ा में एक अलग से विधानसभा थी, उसका नाम क्या था? तो धारा सभा था। सर बीएसटीसी के लिए लाइव क्लास कब से लाएंगे? ये बीएसटीसी के लिए तो क्लास चल रही है रामेश्वर जी। बीएसटीसी के लिए ही लाइव क्लास चल रही है। बीएसटीसी में एकीकरण राजस्थान इतिहास में एक टॉपिक बढ़ता है, वही तो अपन पढ़ रहे हैं। और एमसीक्यूज प्रश्न भी मैं आपको यकीन दिला देना चाहता हूं कि बहुत जल्द एमसीक्यूज प्रश्न मैंने बहुत सारे पहले करवाए हैं। एक क्लास आपकी एमसीक्यूज की रहेगी और एक क्लास आपके थ्योरी रहेगी। एक क्लास में अपन हिस्ट्री पढ़ेंगे और एक क्लास के अंदर अपन एमसीक्यूज प्रश्न करेंगे। तो आगे मैं आपको शेड्यूल बता दूंगा कल से ही। अभी लास्ट में आपको पूरा का पूरा शेड्यूल बता दिया जाएगा, कौन कौन सी क्लासें आएगी, कौन कौन सा क्या रहेगा। और अपने चैनल को एक बार आप शेयर कीजिएगा प्लीज, आप सबसे यही रिक्वेस्ट है मेरी, क्योंकि अपने चैनल पर बहुत ही जल्द 1000 सब्सक्राइबर पूरे होने वाले हैं। तो मैं ये चाहता हूं कि आप सभी इसके अंदर सहभागिता दिखाएं
और अपने अपने ग्रुप के अंदर इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि कल ही जो है वो अपने 1000 सब्सक्राइबर पूरे हो जाएं। तो आप जब चाहोगे तब ये क्राइटेरिया आप पूरा करवा सकते हो। तो मेरी आप सबसे आशाएं आकांक्षाएं हैं कि आप बहुत जल्द अपने इस चैनल पर 1000 सब्सक्राइबर पूरे करवा दोगे। धारा सभा हुई है, इस धारा सभा के जो पीएम थे, याद रखना इनके प्रधानमंत्री थे, उनका नाम था हरिभाऊ उपाध्याय। क्या नाम था? हरिभाऊ उपाध्याय। ये याद रखिएगा, कभी प्रश्न आता है कि राजस्थान के एकमात्र जो प्रधानमंत्री थे वो कौन थे, तो वो थे हरिभाऊ उपाध्याय। और वो किसके प्रधानमंत्री थे? तो धारा सभा के थे। और धारा सभा किसकी विधानसभा हुआ करती थी? तो अजमेर मेरवाड़ा की थी। और अजमेर मेरवाड़ा क्या था? तो राजस्थान का एक केंद्र शासित प्रदेश था। भारत के अंदर उस समय 4 केंद्र शासित प्रदेश थे, दिल्ली, अजमेर मेरवाड़ा, बलूचिस्तान और कुर्ग। अभी भारत के अंदर याद रखिएगा, वर्तमान भारत में 8 केंद्र शासित प्रदेश। वर्तमान भारत में 8 केंद्र शासित प्रदेश। वर्तमान भारत में 8 केंद्र शासित प्रदेश है। और एकीकरण के समय कितने थे? तो 4 ही केंद्र शासित प्रदेश थे। ये याद रखना है। अब इनके बाद हम बात करते हैं राजस्थान को किस श्रेणी का दर्जा दे रखा था। तो याद रखिएगा, राजस्थान को बी श्रेणी का दर्जा दे रखा था और अजमेर मेरवाड़ा को सी श्रेणी का दर्जा दे रखा था। देखिएगा, ये जो अजमेर, अब बात करें अपन इसको केंद्र शासित प्रदेश को, तो इसको तो दे रखा था सी श्रेणी का दर्जा। देखिएगा, इसको कौन सा दर्जा दे रखा था? तो याद रखिएगा, इसे सी श्रेणी का दर्जा दे रखा था। सी श्रेणी का दर्जा दे रखा था। और राजस्थान को बी श्रेणी का दर्जा दिया गया था। यहां लिख देता हूं मैं, राजस्थान को बी श्रेणी का दर्जा दे रखा था। देखिए, ये एकीकरण में कुछ रियासतें थी और कुछ राज्य थे, उनको श्रेणी वाइज बांटा गया था। किसी को ए श्रेणी, किसी को बी श्रेणी और किसी को सी श्रेणी, किसी को डी श्रेणी। तो हमारा जो राजस्थान था वो बी श्रेणी में आता था और केंद्र शासित प्रदेश जो था वो सी श्रेणी में आता था। तो कभी प्रश्न पूछ लिया जाए कि राजस्थान को एकीकरण के समय कौन सी श्रेणी में रखा गया, तो बी श्रेणी में रखा गया। और इसी का एक केंद्र शासित प्रदेश है अजमेर मेरवाड़ा को कौन सी श्रेणी में रखा गया, तो इसे सी श्रेणी में रखा गया था। याद रखिएगा। चलेगा, यहां पर मैंने आपको बताए थे 3 ठिकाने के बारे में। देखिए, इसको मैं वापस आगे लिख देता हूं, मैं पुणे इनके शासक भी बता दूंगा मैं आपको। राजस्थान के 3 ठिकाने, राजस्थान के 3। अच्छा, ये बताओ मुझे, राजस्थान का सबसे बड़ा ठिकाना कौन सा था? जल्दी से कमेंट करके बताना है कि राजस्थान का सबसे बड़ा ठिकाना कौन सा था। जल्दी से कमेंट करके बताना है, राजस्थान का सबसे बड़ा ठिकाना कौन सा था। देखो, पहला ठिकाना मैंने आपको जैसा कि बताया था वो था कुशलगढ़। और कुशलगढ़ ठिकाना था ये बांसवाड़ा में। और यहां का शासक था हरेंद्र सिंह। यहां का शासक था हरेंद्र सिंह। याद रखिएगा, एकीकरण के समय। दूसरा था लावा। और लावा कहां पर है? तो टोंक में है। बाकी पहले कहां पर था? तो ये याद रखिएगा, आपके जयपुर में था। इसके बारे में मैं थोड़ी सी जानकारी दे देता हूं। कुशलगढ़ राजस्थान का सबसे बड़ा ठिकाना है। यह राजस्थान का सबसे बड़ा ठिकाना, यह राजस्थान का सबसे बड़ा ठिकाना है। राजस्थान का सबसे बड़ा ठिकाना था, याद रखिएगा। इसके बाद हम बात करते हैं लावा का कौन था, तो लावा का था प्रदीप सिंह।
यहां का शासक कौन था? तो याद रखिएगा यहां का शासक था प्रदीप सिंह। प्रदीप सिंह। राजस्थान का सबसे छोटा ठिकाना था ये। राजस्थान का सबसे छोटा ठिकाना था। छोटा ठिकाना था। राजस्थान का जो तीसरा ठिकाना है उसका नाम है नीमराणा। देखिए ये पहले क्या था, एकीकरण के समय, ये एकीकरण के समय जयपुर में था। एकीकरण के समय जयपुर में था। वर्तमान में यह है टोंक में, यह है टोंक जिले में स्थित है। यह भी आपको विशेष याद रखना है। चलिए आगे बात करते हैं। राजस्थान का जो तीसरा ठिकाना है उस ठिकाने का नाम हो जाएगा नीमराणा। तीसरा ठिकाना है नीमराणा ठिकाना। ये नीमराणा पहले अलवर में था, अलवर। लेकिन वर्तमान में कहां पर है ये? तो याद रखिएगा वर्तमान में खेरथल तिजारा में है। खेरथल तिजारा। और यहां के शासक कौन थे? शासक, देखिए यहां के शासक थे, उसका नाम था राजेंद्र सिंह। क्या नाम आता है इनके? एकीकरण के समय राजेंद्र सिंह यहां के क्या थे? ठिकानेदार थे। तो इस प्रकार से अपन ने एकीकरण पूरा पढ़ने का प्रयास किया है। तो मेरी जो क्लासें आएगी वो कंटिन्यू आएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन क्लास जो है वो अप्रोक्स 40 मिनट की क्लास रहेगी। 40 मिनट की, 30 मिनट की, या फिर 30 मिनट, ज्यादा से ज्यादा 45 मिनट की क्लास रहेगी। क्योंकि 1 घंटे की क्लास आप जानते हो बहुत लंबा समय होता है और इतनी आप देखते भी नहीं हो। तो बड़े शॉर्ट रूप से, बड़े ही शानदार तरीके से, बड़े ही अलग अलग भागों में आपको बताया जाएगा। तो आप अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो कृपया करके आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए अब मैं आपको क्लास के बारे में बता देना चाहता हूं। देखिए जो क्लासें आएगी, जो अपनी क्लास आएगी, देखिएगा एक क्लास अपनी आएगी 6 बजे। कितनी बजे आएगी? 6 बजे। और 6 बजे अपन लाएंगे एमसीक्यूज, क्वेश्चन। और 7:15 बजे अपनी क्लास आएगी, ये आएगी इतिहास की। तो अभी हाल फिलहाल में ये 2 क्लासें चलेगी। उसके बाद आगे का जैसा रहेगा शेड्यूल वैसा आपको बता दिया जाएगा। ठीक है जी। और 1000 सब्सक्राइबर हुए, उसके बाद आपको और भी कुछ ना कुछ अच्छा करके दिया जाएगा यहां से, तो इतनी टेंशन नहीं लेनी है। हेलो, हाँ ठीक। चलिए मिलेंगे अपन अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।